Hello everyone, this is Ram sir. Welcome to you all in Varuna Academy. A very interesting chapter is going on in class 11th and which is GOC General Organic Chemistry. As I'm keep telling one thing, dear children, the concepts of organic chemistry are in class 11th and their applications you have to apply in class 12th. So dear children, we need to be very, very focused, especially in class 11th. Once you are comfortable with the concepts, how to apply, so definitely the reactions and the things of organic chemistry definitely are going to be easy for you in any way and anywhere. So need to be with me. Definitely मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ, कहीं से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी एनसीईआरटी लेवल का एनुअल एग्ज़ाम क्लास 11th में ऑर्गेनिक आएगी या 12th में बोर्ड का जो भी आपका कंटेंट है ना, कहने का मतलब क्या हुआ कि 100% गारंटी के साथ कहीं से कुछ भी आउट ऑफ हमारे जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसके आउट नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है। हाँ, अभी हम देखो बोर्ड लेवल कवर कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा एजेंडा यही है कि वंस आप कंप्लीटेड बोर्ड लेवल द थिंग्स, उसके बाद हम किसी चीज़ों पे काम करेंगे। ठीक, तो पहले हम बोर्ड लेवल कंटेंट डिलीवर करेंगे और वो भी केवल ऑर्गेनिक, 11th की ऑर्गेनिक, उसके बाद 12th की ऑर्गेनिक। ठीक, जैसे ही आपका ऑर्गेनिक ख़त्म होगा फिर किसी दूसरे पोर्शन को वो करने वाले हैं क्योंकि बच्चों की डिमांड थी, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लास्ट लेक्चर में बच्चों कहाँ तक पहुँचे थे, सबको मुझे लगता है हाइब्रिडाइजेशन निकालना अच्छे से आ गया था। एक बार रिवीजन ले लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है बेटा? इंटरमिक्सिंग होता है दो या दो अधिक ऑर्बिटल्स का, है ना। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। और डेफिनेशन लंबी भी हो सकती है बट ठीक है, रिवीजन ले रहे हैं हमने। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको कल मैंने बताया था ना, जो कि कार्बन हाइड्रोजन की वहाँ पे प्रेजेंस 100% होनी चाहिए, और जो कार्बन होता है वो कार्बन से कोवेलेंटली बॉन्डेड लगा हो सकता है या एलिमेंट्स ऑफ कार्बन या अदर एलिमेंट्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, बट नेचर क्या होगा? कोवेलेंट ही होगा। ठीक है, हाँ, वहाँ पे कोवेलेंटली ही सारे जो है अटैच्ड होंगे बिकॉज कार्बन भी नॉन मेटल है और जो जुड़ने जा रहे हैं वो भी नॉन मेटल है। बिटवीन नॉन मेटल्स कैसा बॉन्ड होता है बच्चों? कोवेलेंट होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं हाइब्रिडेशन निकालना। सबको आ गया ना? सिग्मा के बेसिस पे सिग्मा बॉन्ड कैसे पहचानते हैं सबको पता है ना? पहला बॉन्ड सिग्मा ही होता है किन्हीं भी दो एटम के बीच में, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों? एक से ज़्यादा दो एटम के बीच में कभी नहीं हो सकते। ठीक, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। उस हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कितने तरीके का हाइब्रिडेशन आया था बोलो बच्चों? एक आया था sp3। ऑर्गेनिक में कितने होते हैं? 3, बिकॉज ऑर्गेनिक में कार्बन होगा और उस कार्बन का जब हाइब्रिडेशन आप निकालना चाहोगे तो मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है प्यारे बच्चों? बोलो 4 होती है, और 4 होती है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी sp3 हो सकती है। ठीक, sp2 हो सकती है और sp हो सकती है। ठीक है, ये कहानी है इसका। ठीक, बिल्कुल बच्चों, अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ sp3, sp2, sp, ये तीनों के बेसिस पे मैं कुछ बताने वाला हूं। पहली चीज आप निकालो, sp3 में परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कितना होगा? मैं क्यों बता रहा हूं, इस पे भी कुछ कहानी है। sp3 में परसेंटेज ऑफ s करेक्टर बच्चों होगा 25% ऑफ s करेक्टर, आई थिंक। ठीक है ना, 25% s करेक्टर होगा। sp2 में बेटा 33% ऑफ एस करेक्टर होगा, है ना। और बेटा sp में 50% एस करेक्टर होगा। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात है, यहां से हम कई चीजें निकालने वाले हैं। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा उतना ज्यादा वो कार्बन क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? देखो, एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा, सबको पता है कि न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा होता है? आपका सबसेल एस होता है। तो ध्यान दो, एस जितना क्लोज होगा उतना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना अच्छा होगा, साइज कम होगी। साइज कम होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी। तो मैं बात करूं, आपके पास कार्बन है, 3 कार्बन है, एक का नेचर है sp, एक का नेचर है बेटा sp2 और एक का नेचर है sp3। विच वन कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके,
सो ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू हैव टू टेल, सो ऑर्डर कैसा बनेगा, ये कुछ ऑर्डर ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एसपी में सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, समझ में आ गया सब लोगों को? तो ये एक ऑर्डर आप बना लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, है ना। ये आपका जो है कौन सा ऑर्डर बना? डिक्रीजिंग ऑर्डर बना। कौन सा बना बच्चों? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी on the basis of okay हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, पूरा मैं लिख नहीं रहा हूं, मुझे लगता है आसान है। ठीक है, तो ये क्यों हो गया? क्योंकि एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो हमेशा याद रखना, अब एक चीज क्लियर हो गई, अब दूसरी चीज मैं बताने जा रहा हूं। सेकंड क्या होगा? बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा मैं। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ पे चलते हैं। हो गया, ठीक, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैंने बताया। आपके पास एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, तो किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी? ठीक है, देखो बॉन्ड क्या होता है बच्चों, ये एक इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर। ठीक, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? जो एटम एटम के बीच में जो अट्रैक्शन बनेगा इस बॉन्ड के थ्रू वो क्या होगा? अच्छा तो होगा ही, बट डबल में क्या होगा? सिग्मा पाई दोनों मिलकर के करेंगे। ट्रिपल में क्या होगा? सिग्मा और 2 पाई मिलकर के करेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल तो सबसे ज्यादा ये है, लेकिन मैं बात करूं, जैसे ध्यान दो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे, इस कार्बन को इस कार्बन से अलग करना है। रिएक्टिव ये है, लेकिन स्टेबल सबसे ज्यादा ये है। ठीक, अब ध्यान दो, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ कहने का मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे कम कहां है? ठीक, और बॉन्ड लेंथ सबसे कम के साथ साथ आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर मुझे कार्बन को कार्बन से अलग करना है, सबसे टफ कहां होगा अलग करना? यहां पे होगा। रीजन जानिए। ठीक है, आपको पता है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? हेड टू हेड ओवरलैप करके बनता है ना। हाँ, हेड टू हेड या इसी को कहते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग, और साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग से बेटा पाई बॉन्ड बनता है, सबको पता है। अब यहां पे जो है, जो सिग्मा बॉन्ड है ये अकेला जरूर है, बट स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि पाई कोई इसका वीक बॉन्ड नहीं है। यहां पे एक पाई है, यहां पे 2 पाई है, तो पाई आने से क्या हो गया? पोलैरिटी क्रिएट हो गई, है ना। तो पाई क्योंकि बेटा आपका जो है वहां पे थोड़ा सा इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन भी होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियस जो है, क्योंकि आप जब ओवरलैप करते हैं तो न्यूक्लियस एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। ठीक है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। हाफ ऑफ द पोर्शन π/2 ऊपर होता है, π/2 नीचे होता है। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये समझ में आया? सिग्मा बॉन्ड यहां पे एक है, यहां पे एक सिग्मा है और एक आपका पाई है। ठीक है, 1 सिग्मा 1 पाई, यहां पे 1 सिग्मा है और 2 पाई है। ठीक, तो ये क्यों रिएक्टिव हुआ? क्यों ये स्टेबल हुआ? क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है, इसलिए ये रिएक्टिव है। अब ध्यान दो, हमें इस कार्बन को इस कार्बन से सेपरेट करना है। बेटा ये भी बॉन्ड अट्रैक्शन बना रहा है, ये भी बॉन्ड अट्रैक्शन बना रहा है, ये भी बॉन्ड अट्रैक्शन बना रहा है। तो सिग्मा ब्रेक पहले देखो, पहले तो पाई ब्रेक करोगे, तो पाई का भाई ठीक है, पाई वीक जरूर है, बट कुछ ना कुछ तो एनर्जी आपको देना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो एनर्जी देना ही पड़ेगा। तो वही जो आप एनर्जी दे रहे हो बच्चों, इसके कंपैरिजन में इस कार्बन को अलग करना, इसके कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक, तो ध्यान देना बच्चों, अगर बॉन्ड लेंथ के हिसाब से मैं बात करूं तो जो sp के, देखो यहां पे क्या है, ये sp3 कार्बन है, यहां पे क्या है, ये sp2 है, और यहां पे क्या है, ये sp है। ठीक, तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो किस कार्बन का सबसे ज्यादा होता है? ध्यान दो, sp3 कार्बन का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है। ये किस टर्म में हम बात कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड लेंथ बेटा, है ना, बॉन्ड लेंथ, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? sp3c की होगी, फिर sp2c की होगी, फिर बेटा क्या होगा? spc की होगी। तो ये वापस से आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर बना। ठीक है ना, प्लीज इसको नोट कर लेना हो, ये वापस से क्या बना? डिक्रीजिंग ऑर्डर बना। ठीक, अब हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ का मतलब पकड़ होता है ना, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे के बीच में फोर्स। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे अच्छी स्ट्रेंथ कहां पे होगी? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में, यानी हम कह सकते हैं
sp का सबसे ज्यादा होगा। फिर क्या होगा बेटा आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होगा। यहां पे आप ऐसे वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आप दिखा सकते हो, ठीक है। बहरहाल नहीं भी दिखाओगे क्योंकि हम जो बताना चाहते हैं वो मेन आपका है, ठीक है ना। तो बेटा ये आपका जो है तो ज्यादा ही एरो दिख रहा है, हाँ ठीक है, अभी सही है ना। sp हो गया, फिर ये sp2 हो गया, और फिर आपका बेटा एक लास्ट है, ठीक है, इसको हम बड़ा कर देते हैं ये, ठीक। अब देखो यहां पे ये हो गया, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां पे बोलो, sp वाले कार्बन में, ठीक। उसके बाद sp2 और फिर लास्ट बेटा आपका sp3 में, ठीक। ऑर्डर आता है, मैं इसलिए इस पे काम कर रहा हूं, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। बॉन्ड लेंथ के टर्म में समझ में आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में भी समझ में आ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ के भी टर्म में समझ में आ गया, ठीक। तो ये तीन आपको देखो हाइब्रिडाइजेशन से ही हमें पता चल जाते हैं कि कैसा आपका जो है कंपाउंड होगा, ठीक है बच्चों। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ये तीनों ऑर्डर आपके इंपॉर्टेंट थे और आसानी से हम लोगों ने समझ लिया हाइब्रिडाइजेशन के ही बेसिस पे। भाई ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सबसे मजबूत ये होगा, है ना, इनको सेपरेट करना सबसे टफ होगा, ठीक है। रिएक्टिविटी की बात मैंने कर लिया, है ना। हाँ ध्यान दो, यहां पे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट होता है, जैसे एल्कीन एल्केन एल्काइन का, तो इन दोनों की रिएक्टिविटी निश्चित तौर पे जो है ज्यादा होती है एल्केन से, बट इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये कंपाउंड वाइज वेरी भी कर सकता है, ठीक है। वैसे ये ज्यादा आपका रिएक्टिव माना जाता है क्योंकि sp करेक्टर आने से ये क्या होता है, ये कार्बन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहां से H+ या कोई अगर आपका है तो आसानी से निकलने की पॉसिबिलिटी होती है। और यहां एसिडिक नेचर भी आता है, ठीक है, तो आप चल के आगे पढ़ोगे एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, ठीक है, तो वो हाइड्रेशन कराने पे भी हम लोग जो है इसको निकालते हैं। अभी नहीं पढ़ना है, अभी ये याद रखो बच्चों, तीन ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे एक कैसा ऑर्डर बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कैसा ऑर्डर बनेगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे कैसा ऑर्डर बनेगा, ठीक। आई होप यू ऑल हैव नोटेड डाउन, गुड। बिकॉज रिएक्टिविटी जो है बहुत सारे फैक्टर को, क्यूमुलेटिव फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर को मिला करके होता है, तो ये कंपाउंड वाइज देखना होता है। ऐसा नहीं कि एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ लिया तो वही हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बताएंगे जब ऐसी बात आएगी कहां पे किस तरीके की रिएक्टिविटी किस कंपाउंड को देखते हुए हमें करना है, ठीक। वैसे पाई बॉन्ड जहां ज्यादा है या पाई बॉन्ड ज्यादा है वहां पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि पाई अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट आते हैं, नया टॉपिक रहेगा बच्चों, नया टॉपिक है वो इजी है, नेचर ऑफ कार्बन की बात करते हैं, नेचर ऑफ कार्बन, ठीक। इजी, बहुत आसान है, बड़े आराम से समझेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ कार्बन में क्या आपको समझना है, ध्यान दो बेटा, ये कार्बन है हमारा, ठीक है, ये कार्बन है। अभी ये किसी भी कार्बन से नहीं लगा हुआ है। मैंने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल की मैंने लिया CH4। नाउ दिस पर्टिकुलर कार्बन, इज इट अटैच्ड विथ एनी कार्बन? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इट विल बी नो। सो वेन एवर एनी कार्बन, और स्पेशली ये आपका मीथेन ही है, ऐसा आपका जो है कंपाउंड वो कार्बन का वो मीथेन ही है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड जीरो डिग्री, है ना, 0 डिग्री कार्बन एटम बोल सकते हैं इसको, ठीक। या इसको डायरेक्टली आप बोल सकते हो मीथेन, है ना, ये मीथेन है। हाँ अब ध्यान दो, उसके बाद तो आप लोग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही हो गया। पहला क्या हो गया, 0 डिग्री कार्बन। कैसे पहचाना, समझ में आया, जब कभी कोई कार्बन किसी कार्बन से ना लगा हो तो वो उसका जो नेचर है वो 0 डिग्री हो गया, फॉर एग्जांपल मीथेन हो गया, ठीक। अब हम दूसरे की बात करते हैं, ठीक है। एक दूसरा टर्म लेते हैं, जैसे ये हमारा कार्बन है, ठीक। आप देख सकते हैं ये जो सेंट्रल वाला कार्बन है ये कितने कार्बन से लगा हुआ है, अभी ये कितने कार्बन से लगा हुआ है, तो आप बोलोगे सर एक कार्बन से लगा हुआ है। बेटा 1 कार्बन से जब पर भी लगा हो, इसको तो आप लोग 0 डिग्री बोल दिया आपने, है ना, ये 0 डिग्री कार्बन हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा 1 डिग्री कार्बन बोला जाता है। व्हाट डू यू मीन बाई 1 डिग्री कार्बन, है ना, 1 डिग्री को और को क्या कह सकते हैं, प्राइमरी कार्बन कह सकते हैं, ठीक है। तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये कार्बन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, H3C। अब आपको ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना, कार्बन कार्बन से लगा हुआ है। ये कार्बन कितने कार्बन से लगा है बोलो, आप बोलोगे सर 1, तो ये प्राइमरी हो गया। और ये कार्बन कितने से लगा है, ये भी तो 1 से ही लगा है ना, तो ये भी प्राइमरी हो गया, तो ये भी आपका प्राइमरी कार्बन हो गया।
और साथ ही साथ ये भी आपका प्राइमरी कार्बन हुआ। तो क्या समझ में आ रही है चीजें? प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री जिसको कहते हैं, है ना, प्राइमरी कार्बन हो गया। ठीक, अब ये यहां पे भी वही चीज है, ये अगर ये प्राइमरी हुआ तो ये भी प्राइमरी हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड। ठीक, थर्ड क्या है, ध्यान दो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये 2 बॉन्ड अभी आपके वैकेंट है। ठीक, तो यहां पे नेचर कौन सा निकल के आएगा? छोटा टॉपिक है ये, एकदम इजी है। काश केमिस्ट्री ऐसी होती है बच्चों, बट ऐसा है नहीं, है ना, केमिस्ट्री ऐसी नहीं है ना, यही एक प्रॉब्लम है कि इतना सिंपल होता तो फिर तो क्या बात है। हाँ, 1 कार्बन लगा है तो प्राइमरी, 2 कार्बन है तो सेकेंडरी, जी कुछ भी नहीं है तो 0 डिग्री, है ना। बट ठीक है, ये भी एक पार्ट है तो इसको भी हमें समझना है। ओके, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई? कार्बन कार्बन, 2 कार्बन हो गए ना, तो 2 कार्बन अगर लगे हैं तो बेटा दिस इज कॉल्ड अ सेकेंडरी या 2 डिग्री आप बोल सकते हो। ये जो कार्बन है दिस इज अ सेकेंडरी कार्बन। थोड़ा राइटिंग का इशू रहता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी डियर चिल्ड्रेन, होप एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स पॉजिटिवली। ठीक है, हमें चीजें समझ में आनी चाहिए प्यारे बच्चों, हमें वो नहीं करना है कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है ना, अंडरस्टेबल है आई थिंक, है ना, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड इट इजली। ठीक है, ये सेकेंडरी हो गया। एक एग्जाम्पल भी ले लें, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिएगा, मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया। एन प्रोपेन है, तो बेटा ये कार्बन तो केवल 1 से लगा है, इधर वाले ये भी कार्बन केवल 1 से लगा है, बट ये जो सेंट्रल वाला कार्बन ये कितने से लगा है? 2 से लगा है ना, तो ये क्या होगा? ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक, तो समझ में आया? 0 डिग्री जब एक भी कार्बन ना हो, ठीक है, और वहीं पे 1 डिग्री जब आपका एक कार्बन हो, है ना, जब आपके सेकेंडरी होगा उसको प्राइमरी भी कहा जाता है, और जब सेकेंडरी होगा तो कितने कार्बन अटैच होने चाहिए? 2। अब यहीं पे इस कार्बन के नेचर की बात करें, भाई ये कार्बन तो केवल 1 से ही ना लगा है, ये कार्बन भी तो 1 से ही ना लगा है, तो ये दोनों क्या है? अलग अलग प्राइमरी है। बट इफ आई टॉक अबाउट द सेंट्रल वन, इट इज सेकेंडरी। बहुत बढ़िया, नोट करिएगा, पॉज करके नोट कर लिया करिए, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। हाँ, टर्शियरी कार्बन एटम। ठीक है बच्चों, अब टर्शियरी कार्बन एटम को देख लेते हैं, क्या करना है इसमें टर्शियरी में। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है टोटल, मैंने इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिखाया। नाउ दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ हाउ मेनी कार्बन्स? 1 2 3, सो दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी अ 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन कह सकते हैं इसको। ठीक है, सी मतलब समझ जाओगे ना, कार्बन। चलिए, ये हो गया आपका। अब हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो बेटा इंडिविजुअली ऑल 3 कार्बन्स, इफ आई टॉक अबाउट दिस कार्बन, इट इज अटैच्ड विद सिंगल, this is also attached with single, this is also attached with single carbon. So these terminal 3 carbons are itself primary in nature. But इसकी हम बात करें तो ये कितने कार्बन से लगा हुआ है? 1 2 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, आगे ये बता क्यों रहा हूं बच्चों, क्योंकि आगे चल के आपको प्राइमरी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, जब फंक्शनल ग्रुप से हम लोग एल्काइल ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां पे हम इन सब चीजों को जानेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां से बेसिक इंट्रोडक्शन हम क्लियर कर लेते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। नोट हो गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद लास्ट है, हाँ, क्वाटर्नरी कार्बन। क्वाटर्नरी कार्बन को देख लेते हैं, ये चौथा, आई थिंक 5वां होगा, जो भी है, ठीक है, आई थिंक 5th होगा। ठीक है, क्वाटर्नरी कार्बन एटम की बात करते हैं। अब यहां पे क्या होता है, ये जब एक कार्बन के चारों वैलेंसी 4 कार्बन से सेटिस्फाइड हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा 4 डिग्री कार्बन या क्वाटर्नरी कार्बन बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, नॉमेनक्लेचर पे चलेंगे, IUPAC बहुत बड़ा है ना। IUPAC तो ध्यान दो बच्चों, हमें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, क्योंकि 11th में तो IUPAC जान है, बहुत बड़े लेवल पे 11th में IUPAC दिया हुआ है ना।
हाँ, ये 4 डिग्री कार्बन हो गया, समझ में आया ना। सो इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड। जब कार्बन किसी भी कार्बन से ना लगा हो तो वो 0 डिग्री है, ऐसा एक ही एग्जांपल है, वो है मीथेन। और जब कार्बन आपका 1 से लगा हो, 1 से हो, तो प्राइमरी, 2 सेकेंडरी एंड सो ऑन टिल द क्वाटर्नरी। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। देखो IUPAC बहुत बड़ा पोर्शन है बच्चों, उसको हमें बहुत आराम से पढ़ना है और खूब अच्छे से पढ़ना है। बिना IUPAC के तो ऑर्गेनिक आ ही नहीं सकती प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि IUPAC क्या है, देखो कहने को तो अगर मैं बात करूं 12th में, तो बोर्ड्स में तो हाँ, बोर्ड्स में तो एक ही नंबर का आता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। कि जो बच्चे घबराते हैं नॉमेनक्लेचर से, वो क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। होता क्या है वहां पे कि वो कहने के तो आपका डायरेक्टली 1 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन उस IUPAC से लगभग आपका 10 से 12 नंबर का नुकसान और हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है, आपका जैसे 3 मार्क्स का कन्वर्जन आया, वहां पे भी IUPAC है। केमिकल टेस्ट आया, वहां पे भी IUPAC है। कंपाउंड फॉर्मेशन आया, वहां पे भी IUPAC। इट मींस IUPAC नहीं पूछा है, बट अल्टीमेटली एवरीवेयर देयर इज यूज ऑफ IUPAC। सो डोंट थिंक सो, है ना, कि हमें IUPAC कहीं से भी स्किप करना है, अच्छे से पढ़ना है और आराम से पढ़ेंगे, बहुत आसानी से हम लोग IUPAC पे भी पकड़ बना लेंगे। ठीक है, नोट हो गया। एक ऐसा क्वेश्चन मैं करा दूंगा, एक क्वेश्चन मैसअप ना, जहां पे सारे आपके होंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, उसमें सारे आपके रहेंगे, तो ताकि एक क्वेश्चन कर लिया जाए। इसमें करना क्या है, फाइंड आउट नेचर ऑफ ईच कार्बन प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। तो एक ही कंपाउंड में दे रहा हूं, उसमें सब कुछ मैं कवर अप करूंगा एक्सेप्ट 0। हाँ, this is one of the example of okay where we are going to identify, ठीक है ना, nature of carbon. Yes, so it's very simple and everywhere we can find out nature of carbon. ऐसे ये क्वेश्चन करना ही चाहिए हम लोगों को, जहां से हम लोग क्या निकाल सकें, जहां से हम लोग पहचान सके सारा हमारा जितना भी अभी तक पढ़ा ना, वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। अभी इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन कितने से लगा हुआ है, तो एक सर्कल बनाओ, इससे कितना अटैच है, 1 है, तो ये इसका नेचर क्या हो गया, 1 डिग्री। ये कार्बन पे भी सर्कल बनाओ, इस पे कितने आ गए, 1 लेफ्ट साइड एंड 1 राइट साइड। भाई देखो, ये कार्बन 1 से लगा हुआ है, ये किससे लगा है, मेरी दोस्ती आपसे, आपकी दोस्ती कितनों से, हमसे उतने मतलब नहीं है। समझ में आ रही बात? ये कार्बन इस साइड 1 है और इस साइड भी 1 है, ये कितने से लगा है उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये कैसा हो गया बेटा, सेकेंडरी हो गया। इस कार्बन की बात करें तो 1 दिस साइड, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्वाटर्नरी हो गया। ठीक है ना, 4 डिग्री। हाँ, ध्यान दो, ये कार्बन कितना हो जाएगा, ये तो केवल इसी से लगा है ना, तो ये 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन खुद से करो भाई, सब लोग कर ले जाओ, कि मुझे लगता है ये आपका 1 डिग्री हो गया। ये कितने से लगा है भाई, ये देखो इसी से लगा है ना, केवल नीचे वाले से। इस कार्बन की बात करें बेटा, इस कार्बन की बोलिए भाई, ये कार्बन 1 इज दिस साइड, 1 दिस साइड एंड 1 इज मोर, तो ओवरऑल इट बिकम्स 3 डिग्री। एंड व्हाट अबाउट दिस कार्बन डियर चिल्ड्रन, इस कार्बन का नेचर क्या है, 1 डिग्री। समझ में आ रहा है ना भाई, आसान है, इसलिए हम बहुत टाइम इस पे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 डिग्री। डायरेक्ट मैं आंसर लिखता हूं, ये कितने कार्बन से लगा है, 1 लेफ्ट 1 राइट 2 डिग्री। ये कितने कार्बन से लगा है, 1 लेफ्ट ओनली 1 डिग्री। ये कितने से लगा है, ये 4 डिग्री हो जाएगा। और ये तीनों क्या है बेटा आपके, ये तीनों ही 1 डिग्री है। ठीक है ना। होप दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी डियर चिल्ड्रेन। अब हम लोगों ने सारा कवर कर लिया एक्सेप्ट 0, क्योंकि मैंने 0 में बताया था कि केवल हमें मीथेन के बारे में ध्यान देना है। ठीक है, बस मीथेन में ही ऐसा पॉसिबिलिटी, क्योंकि कार्बन किसी से लगेगा तो एक हो ही ना जाएगा, है ना। तो ये प्रो है आपका, नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कोवेलेंसी ऑफ कार्बन की तरफ। ठीक है, हाँ, या कोवेलेंसी की बात करते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, डन बच्चों, बहुत बढ़िया, नोट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों कोवेलेंसी की। ध्यान दीजिएगा, कोवेलेंसी होती क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अटैच टू अ पर्टिकुलर, यस,
number of covalent bond attached to a particular element is known as its covalency. What is covalency of carbon? Now it is answer to this question, it's very easy because carbon forms 4 covalent bond. That is why its covalency will be 4. What is covalency of nitrogen in terms of NH3? It can, yes, it is not, because it may vary compound to compound. Covalency of nitrogen in N2O5, it will be 4. Covalency of nitrogen in NH3, it will be 3. So it is not decided for particular this atom, always it will be. But for carbon, we have to, yes, for carbon covalency, it means number of covalent bond attached to a particular element is called its covalency. But for carbon, it is always 4. नाइट्रोजन का बात आती है सर क्यों वेरी करता है, क्योंकि वो लोन पेयर से बॉन्ड को बढ़ा सकता है, एक ही बॉन्ड को बढ़ा सकता है, क्योंकि NH4+ आप जानते ही हो, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कोवेलेंसी। सबसे पहला हम लेते हैं कार्बन एटम का। राइट नाउ आई एम टेकिंग फॉर कार्बन एटम। बेटा कार्बन एटम का कोवेलेंसी कितना होता है, लिखो भाई। कोवेलेंसी कार्बन एटम क्या, कोवेलेंसी जो होता है, कोवेलेंसी इज इक्वल टू 4। मैं क्यों बता रहा हूं कोवेलेंसी जरूरी है, क्योंकि आप नहीं तो अरेंजमेंट नहीं कर पाओगे, स्ट्रक्चर्स फ्रेम नहीं कर पाओगे। बिलीव मी बच्चों, स्ट्रक्चर को फ्रेम करने के लिए बहुत जरूरी है कोवेलेंसी जानना। कैसे देखते हैं, कार्बन के 4, देखो अब देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। 4 कोवेलेंसी का मतलब 4 कोवेलेंट बॉन्ड अटैच हो सकते हैं कार्बन से, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, यस और नो। और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, किसी अगले से लगाओ, ऐसे ही बना लो, ठीक है। वन ऑफ मोर पॉसिबिलिटी लाइक दिस। और क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके से हो सकती है, यस नो। और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके से हो सकती है। सो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ, ओके, हाँ 4 मैंने बनाया है, ये 4 तरीके से जुड़ सकता है। ऐसे ही बेटा जो कुछ फेमस मतलब कि जिनसे आपके नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, उनको हमें, हाँ, उन एलिमेंट्स का एटलीस्ट जानते रहोगे तो आसानी से कंपाउंड्स को फ्रेम कर ले जाओगे। नहीं तो क्या होता है बेटा, हम नए होते हैं तो कंपाउंड्स फ्रेम नहीं हो पाते, है ना। बिल्कुल ठीक है, काफी सीरियस तो नहीं पढ़ा रहा हूं, हाँ लगातार मैं पढ़ाया ही जा रहा हूं, है ना। क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ बच्चों ने कहा कि सर जो है इस समय कुछ ज्यादा ही आप सीरियस पढ़ा रहे हैं, ना। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी जो है इसको भी हाँ ये YouTube पे तो भाई नया एक्सपीरियंस है तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अभी ऐसा कुछ होगा तो बताइएगा, बहुत अगर चीज़ें वो लग रही है कि हाँ लगातार चल ही रहा है कंटेंट, तो आई डोंट थिंक सो, इंटरेस्टिंग टॉपिक, डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई और एलिमेंट लेते हैं। कार्बन के एटम को हटा करके अब हम लेने जा रहे हैं नाइट्रोजन, ठीक है। हाँ नाइट्रोजन का बताइए भाई, ये नाइट्रोजन क्या हो सकता है, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी होती है 3, ठीक है। हाँ जनरली भाई हम चार्ज की बात अभी नहीं कर रहे, तो ये 3 होती है। अब हम बात करते हैं ये कैसे अटैच हो सकता है। एक तो कुछ ऐसे अटैच हो सकता है, एक आपका बेटा ये अरेंजमेंट जैसा मैं बना रहा हूं ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ ऐसे हो सकता है। ये आप ऐसे भी तो बना सकते हो, ये भी सही है, आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी सही है, समझ रहे हो ना। कोई मिला करके सिंगल बॉन्ड से अटैच हो सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो हम डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, इट्स नॉट अ कांस्टेंट थिंग कि ये हमेशा ऐसे ही होगा जैसे सर ने बताया है, ठीक है। अभी हम कंपाउंड्स लेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल आपको कराएंगे वहां पे, समझ में आया। और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, एक तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से लग सकता है, ठीक, तो ये एक हो गया। और एक क्या हो सकता है, नाइट्रोजन सीधा ट्रिपल बॉन्ड से भी तो लगता है। एग्जाम्पल में बताऊं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ लगता है ना। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के उससे लगता है, ये भी लगता है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लगता है कि नहीं। सिंगल बॉन्ड अगला कोई नाइट्रोजन हो गया, तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। तो ये कहने का मतलब हमने क्या, कितने अरेंजमेंट पढ़े, इसमें 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो सिंगल सिंगल सिंगल, या तो डबल सिंगल, या तो ट्रिपल, ये हो गया। नेक्स्ट हम एक और एलिमेंट लेते हैं, ऑक्सीजन। हम उन्हीं एलिमेंट को लेकर के चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। हम एकदम बेसिक, बहुत कह सकते हो जहां से स्टार्ट होता है, हमें बैक से मतलब ही नहीं।
आपको पुराना आता है कि नहीं हमें उससे मतलब नहीं है। हम यहां जीरो ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं और आई गारंटी आपको यहां से जो है स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत पछतावा होता है, काश मैंने 10th में अच्छी से पढ़ा होता, है ना। ये बच्चे कहते नहीं है कि काश मैंने 11th पढ़ा होता, आज 12th सुधर जाता। क्यों हम टाइम जो है वो कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं एक 12th का बच्चा 10th का केमिस्ट्री पढ़ने में कितना टाइम लगेगा भाई। देयर आर ओनली 5 चैप्टर्स, हार्डली इट विल टेक 5 days, हार्डली इट विल टेक 5 days टू कंप्लीट ऑल द 5 चैप्टर्स। बट हम क्या करते हैं, हमेशा दोष देते हैं, काश मैंने 10th पढ़ा होता। अरे अब पढ़ लो, है ना। तो कभी भी हम बैक को लेकर के नहीं चलने वाले कि तुम लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा तो फिर बहुत अच्छा होगा, नहीं तो नहीं। आज से आप स्टार्ट करो, चीजें सही हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। एकदम देखो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, वैलेंसी भी नहीं आती उस पर भी काम करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 4 का है बच्चों एक्चुअली, ठीक है। तो वहां पे हम चैप्टर नंबर 4 में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो 100% उसको भी बताएंगे, ठीक है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन बताइए भाई, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अगर 2 होती है तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई और दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा आपका डायरेक्ट बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की केवल 2 पॉसिबिलिटी होगी। एक लास्ट और कर लो बेटा, ठीक है। हाइड्रोजन कर लो, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ठीक है ना। इनका कितना होता है वैलेंसी, ये वैलेंसी जो इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 होगा तो हाइड्रोजन पे भी एक ही बॉन्ड लगेगा और बेटा आपका हेलोजन पे भी एक ही बॉन्ड लगेगा, है ना। ये किसी भी तरफ से हो सकता है, ये इस तरफ से हो सकता है, ये इस तरफ से हो सकता है, ये इस तरफ से हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। वही सेम आपका हेलोजन के साथ, बट पॉसिबिलिटी एक ही होगी, सिंगल बॉन्ड से ये अटैच्ड होगा। क्या ये चीज भी समझ में आई। आ गया ना। कार्बन का 4 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, हाइड्रोजन हेलोजन का 1 होता है। हेलोजन का मतलब समझ पा रहे हो बेटा। देखो हेलोजन जो होते हैं क्या क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं एंड आयोडीन। नॉट एस्टेटिन बिकॉज वो रेडियो एक्टिव होता है, वो प्रॉपर्टी हेलोजन की नहीं शो करता, बस क्लास में है ना, उस ग्रुप में है, बट ये हेलोजन की प्रॉपर्टी ना शो करने की वजह से उसको हेलोजन में हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना, एक्स की जगह पे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में यही बॉन्ड फॉलो होने वाला है, सिंगल बॉन्ड, है ना। अब हम बात करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन की। नेक्स्ट इज कंपाउंड फॉर्मेशन। देखते हैं कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल दीजिए बेटा, कंपाउंड फॉर्मेशन। कंपाउंड फॉर्मेशन इसको देखते हैं, ये भी आसान है एकदम, बिल्कुल, ठीक है। कंपाउंड फॉर्मेशन एक सिंपल सा लेते हैं, ठीक है। CH2 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 ये एक हमारे पास कंपाउंड है। अब बात आती है कि ये कैसे हमारा जो है सेट होगा। हम देखते हैं कार्बन 4 वैलेंसी होती है ना, कोवैलेंसी 4 इसकी होती है, और यहां तो हाइड्रोजन की कितनी होती है 1। तो ये सोचो हमें कुछ ऐसा, अभी स्ट्रक्चर मत जाओ कि ज्योमेट्री कैसी होगी, वैसा स्ट्रक्चर आप नहीं भी बनाते हो वो एक्सेप्टेड है। अभी हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दो, हमने ये कार्बन लिखा, ये मैंने कार्बन लिखा, 2 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। तो इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, है ना, सिंपल एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन, सिमेट्री भी आ रही है, ये मैंने कर लिया। हाइड्रोजन तो डेफिनेटली सिंगल बॉन्ड से लगेगा, लग गया। अभी कार्बन की टोटल 4 होती है, ये भी कार्बन 2 बॉन्ड से लगा हुआ है, ये भी कार्बन 2 बॉन्ड से लगा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। और ये तो पॉसिबिलिटी मैंने बताया ही था कि कार्बन एक तरफ डबल हो सकता है, एक तरफ सिंगल सिंगल हो सकता है, ठीक। और एग्जांपल लेते हैं, CS3CO CS3। चलिए एक एग्जांपल इसको लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ बेसिक चल रहा है बेटा ऑर्गेनिक का, ध्यान दो। अब देखो C कितने कार्बन पहले नजर आ रहे हैं, हमें तीनों का पता है ना। कार्बन का होता है 4, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 2। बेटा जब हम इसको अरेंज करेंगे तो वही एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही करेगा। ये चीज आप दिमाग में लेके चलोगे, और मैंने अरेंजमेंट का तरीका भी बताया है कि ऑक्सीजन कैसे लग सकता है, हाइड्रोजन कैसे लगता सकता है और कार्बन कैसे लग सकता है। उन्हीं एग्जिस्टेंस में से कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी होगी और देखते हैं, इन्हीं को अप्लाई करना है। हमने 3 कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, सबसे पहले काम क्या करो, कार्बन लिख लिया करो, हमेशा याद रखना, ठीक है। और कार्बन कार्बन अगर अटैच्ड है तो सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, तभी वो अटैच्ड है ना। डबल डबल तो डिसाइड होगा वैलेंसी कम पड़ रही है कि नहीं, है ना। तो इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3,
तो मैंने देखो तीनों लगा दिया, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड से लगता भी है बेटा। इस कार्बन से कौन लगा है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो अभी ऑक्सीजन हम लगाते हैं, अब सिंगल है कि डबल अभी हम देखेंगे, ठीक है। और इस कार्बन से कौन लगा है? 3 हाइड्रोजन, लगा दिया। अभी देखो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी कम है? बोलोगे 2। इस ऑक्सीजन की कितनी कम है? भाई इस ऑक्सीजन की अभी एक भी वैलेंसी नहीं सेटिस्फाई होती कितनी है? 2 होती है। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका? यहां पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये अरेंजमेंट हुआ, बहुत जरूरी है क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वहां पे आपको हम पढ़ाएंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, है ना, वहां पे पढ़ाएंगे कंडेंस्ड फॉर्म, वहां पे आपको पढ़ाएंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो कुछ और देखते हैं, एक दो और देखते हैं जल्दी से बेटा। हाँ जल्दी से देखते हैं बेटा, CH3 CO COOH, ठीक है, ये मैंने ले लिया, ठीक है। हाँ इसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। कार्बन मैंने लिखा, कार्बन कार्बन भाई तीनों पहले लिख लो, ये कार्बन हमेशा याद रखना, ये ट्रिक है इसकी। कार्बन लिख करके सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। ये CH3 लगा है, 3 हाइड्रोजन मैंने लगा दिया। ये ऑक्सीजन से लगा है, मैंने ऑक्सीजन को लिखा। ये 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन से लगा है, तो 2 ऑक्सीजन मैंने चाहे ऐसे लिख दो चाहे जहां लिख लो। ऐसा लिखने में जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसा जरूरी नहीं है, आप दोनों यहां बगल बगल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक यहां लिखा, एक यहां लिखा, और एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा है, ये मैंने लिखा, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, अभी वैलेंसी कितनी कम आ रही है? इसकी भी 2 कम आ रही है, तो यहां तो डबल बॉन्ड साफ साफ नजर आ रहा है। इसका 4 होना चाहिए, तो 2 तो यहां से आप पूरा कर सकते हो। इससे 2 कर दोगे तो हाइड्रोजन इनकम्प्लीट हो जाएगा, हाइड्रोजन का वैलेंसी। तो यहां पे एक सिंगल बॉन्ड, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक। एक आपको मैं दूं, CH3 COOH का करो, है ना, खुद से कर लोगे, आसान है। CH3 COOH के लिए क्या करोगे बेटा? कार्बन लिखोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। एक बार आ गया ना बेटा पकड़ में, अपने आप ये देखो प्रैक्टिस का कमाल है, एक बार में आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। हाँ जितने ज्यादा कंपाउंड्स का आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप बस पढ़ते रहो, IUPAC है और सारे कंपाउंड्स हैं, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके वो आ जाएगा, ठीक है। एक दो और देखते हैं, एक और देख लेते हैं, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। मैं भी ऐसे ही देता हूं, CH3 CH2 CO CHO, चलो मैंने ये दे दिया, ठीक है। कैसे करोगे? थोड़ा सा और कुछ कर दूं, ठीक है, हो गया, ठीक है, इसमें भी आप कर लेते हो। मैं सोच रहा था CN दे दूं, या इधर दे ही देता हूं। एक सेकेंड बेटा, ठीक है, नोट किए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको मैं एक और दे देता हूं, CN, ये, ठीक है। इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है, तो पहले कार्बन को आप सारा जोड़ लो, कार्बन कार्बन कार्बन, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब देखो 1 2 3 4 5 हमारे पास हो गया। हमने क्या किया, इस कार्बन से नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन मैंने लिखा। इस कार्बन से जो है इधर CH2 है, इससे 2 हाइड्रोजन लगाया, ठीक है। अभी कौन सा बॉन्ड आएगा देखते हैं। इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन है, दोनों लगा दिया। इस कार्बन से ऑक्सीजन है, ये भी लगा दिया। इस कार्बन से ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी है, तो ऑक्सीजन भी लगाया, हाइड्रोजन भी। 2 ऑक्सीजन नहीं है, ध्यान देना। तो ध्यान दो, एक तो यहां से आपका वैलेंसी 2 कंप्लीट हो जाएगा, 3 टोटल हो गया। एक इसको भी चाहिए भाई, 1 हाइड्रोजन को चाहिए, तो यहां से लगाओगे सिंगल बॉन्ड, और एक ही कार्बन को भी चाहिए था इससे 2 कंप्लीट होने के बाद। तो देखो 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब इस कार्बन को कितना चाहिए? 3, और नाइट्रोजन का कितना होता है? 3, तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। अगर आपको एक बार में ये नहीं आया है तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आपको केवल जैसे से कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे अभी हम लोग, क्योंकि ये झड़ी लगेगी, है ना। जितने क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत सारे, IUPAC से लेकर के बॉन्ड लाइन, कंडेंस्ड फॉर्म, है ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बच्चों बने रहना है, और निश्चित तौर पे आपका जो है जो भी सिलेबस है, और उससे बढ़ करके मेरी कोशिश रहेगी। मैंने कहा था ना कि कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, चाहे आप जिस स्कूल के, है ना, आप जिसमें भी आप हो, 100% क्या होगा बेटा आपका एनुअल, मतलब NCERT लेवल तो मैं कवर करूंगा, ठीक है।
एनसीईआरटी लेवल इन द सेंस कोई क्वेश्चन इसके आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, इससे बाहर नहीं होगा, कहने का यही मतलब है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। केमिस्ट्री तो बहुत बड़ा है, बहुत सागर है ना। लेकिन ये है कि जितना मैं पढ़ा दूंगा आपको, उसमें से आपको जो है उससे बाहर नहीं मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डियर चिल्ड्रन।